हेलो फ्रेंड्स, क्यूट्रिक्स 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका वेलकम है। हम अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में उत्तराखंड से संबंधित जो भी पोर्शन विभिन्न तरह के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है जो कि यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के द्वारा आयोजित कराए जाते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और हमने इसमें उत्तराखंड के भूगोल और उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत कई सारे टॉपिक्स को कवर किया है। आज हम उत्तराखंड के इस सीरीज के अंतर्गत जो पृथक राज्य आंदोलन हुआ था, जिसमें कि आज़ादी के बाद से ही और संभवतः कुछ समय पहले से ही हम देख रहे थे कि किस तरीके से एक पृथक राज्य के निर्माण की कोशिशें शुरू हो गई थी। और जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद से जब ये हमारा उत्तराखंड का पोर्शन था, ये इससे पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और उसी के अधीन रहते हुए एक पृथक राज्य आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इस पृथक राज्य आंदोलन का जो इतिहास है उसको आज इस वीडियो के अंतर्गत कवर किया जाएगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो इसी उत्तराखंड के अंतर्गत एक अनदर टॉपिक है जिसको हमें पढ़ना होगा। और ये हमारा जो टॉपिक है वो है पृथक राज्य आंदोलन। तो ये हमारा टॉपिक होगा पृथक राज्य आंदोलन, यानी कि इसमें हम अलग उत्तराखंड के निर्माण को देखेंगे। तो ये हमारा टॉपिक होगा। मतलब हम जो पहले सन 2000 से पहले जो उत्तराखंड था वो कभी उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा हुआ करता था, इसी के अंतर्गत वो ज़िले आते थे। लेकिन 9 नवंबर 2000 को ये उत्तराखंड राज्य एक अलग राज्य के रूप में भारत के हिस्से में एक तरह से उसका निर्माण हुआ। तो वो जो पूरे संघर्ष की कहानी है, अलग राज्य आंदोलन की जो कहानी है, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि ये पृथक राज्य आंदोलन के इस टॉपिक को हमारे द्वारा यहाँ कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को क्रमवार तरीके से एक पूरा क्रोनोलॉजी जो है उसको देखने से पहले कुछ बुनियादी जो बातें हैं जिसमें कि हम देखेंगे कि क्यों एक अलग राज्य की मांग उठती है और वो क्यों खास तौर से उत्तराखंड के संदर्भ में इसको देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखें कि ये कुछ बुनियादी फैक्ट हैं, इनको समझना होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में भाषा, क्षेत्र, स्थानीय समस्याओं, इत्यादि के आधार पर अलग राज्य निर्माण की मांग उठने लगी थी। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि भारत जब आज़ाद हुआ तो यहाँ पर बहुत सारे जो देसी रियासतें थीं और जो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आने वाले भाग थे उससे मिलकर एक बहुत बड़े भूभाग के अंतर्गत भारत की एक अवस्थिति हम देखते थे। जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद से नए नए जो प्रशासनिक संगठन थे, इकाइयाँ थी, वो निर्मित होने लगी थी। लेकिन वहाँ पर भी हम देखते हैं कि अलग अलग राज्यों के निर्माण की कोशिशें, आंदोलन शुरू होता है। आंध्रा का एक उदाहरण
उदाहरण आता है कि जब यहाँ पर हम देखेंगे कि आज़ादी के समय आज़ादी के बाद सबसे पहले ये जो आंध्रा का रीज़न था, इसमें इसको एक अलग राज्य बनाने के लिए कोशिशें बहुत पहले से शुरू हुई थी। इसमें एक जो इनके आमरण अनशन इनके इस राज्य के निर्माण के लिए एक जो इनके स्वयंसेवक थे जिन्होंने करा था, रामल्लू, उनकी आमरण अनशन से मृत्यु हो जाती है और फिर बाद में इस आंध्रा को अलग एक राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो इस तरह के कुछ उदाहरण हमें बहुत पहले से देखने को मिले थे। तो इसी को यहाँ पर समझाया जा रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, स्थानीय समस्याओं के आधार पर अलग राज्य निर्माण की मांग उठने लगी थी। तो इसमें सबसे पहले जो उदाहरण हमें देखने को मिलता है वो साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। इस तरह का आंध्रा क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की बात थी, क्योंकि यहाँ पर जो तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती थी और ये जो हिस्से होते थे वो तमिलनाडु के हिस्से हुआ करते थे। तो तमिल क्षेत्र से अलग करके इसको आंध्र क्षेत्र के रूप में एक अलग राज्य बनाने की जो कोशिश थी वो साउथ इंडिया में शुरू हुई। तो इस तरह के जो प्रयास थे वो आज़ादी के समय से ही दिखने लगे थे। तो उस क्रम में हम देखेंगे कि उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने की जो सन 2000 में एक प्रक्रिया पूरी होती है वो अपने आप में उतनी यूनिक नहीं है। इससे पहले भी भारत में अलग अलग राज्य बनने लगे थे। अगर हम ये देखेंगे कि 1956 तक, 1956 तक, नवंबर 1956 तक भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। तो ये स्थिति हुआ करती थी 1956 तक। यहाँ पर जो भाषा के आधार पर हम देख रहे हैं कि राज्य बन रहे हैं, तो इसमें एक आंध्रा का उदाहरण हो सकता है, दूसरा पंजाब और हरियाणा का भी यहाँ पर उदाहरण दिया जा सकता है। क्षेत्र के आधार पर निर्मित होने वालों में तो हम स्वयं अपने उत्तराखंड का उदाहरण दे सकते हैं। तो ये कुछ एक तरह से इस टॉपिक से जुड़ी हुई सबसे बुनियादी बात थी कि पृथक राज्य आंदोलन जो उत्तराखंड में हुआ, ये पहला कोई आंदोलन इस देश का नहीं था अलग राज्य निर्माण के लिए। इससे पहले भी हमने दक्षिण भारत में आंध्रा क्षेत्र की बात हो या पंजाब हरियाणा निर्माण की बात हो या महाराष्ट्र और गुजरात जो कि 1960 में अलग हुए, उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें हों, वो सब हम पहले भारत में देख चुके थे। तो उत्तराखंड राज्य निर्माण की ज़रूरत, अलग से राज्य निर्माण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, तो उसको हम कुछ बिंदुओं में समझ सकते हैं। तो ये तो था कि पृथक राज्य आंदोलन सबसे पहले उत्तराखंड में ही नहीं हुआ, उससे पहले भी अलग अलग राज्य निर्मित होने लगे थे। तो उसको हम जब भारत का संविधान पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो आर्टिकल 3 होता है उसके तहत ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो उसी समय विभिन्न राज्य कब कब निर्मित हुए उनको उसी समय देखा जाएगा। अभी हम सिर्फ उत्तराखंड के पोर्शन को देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि उत्तराखंड अलग राज्य निर्माण के कारण क्या थे, ये आंदोलन शुरू कैसे हुआ, ये जो आंदोलन हुआ, आंदोलन के कारण क्या थे, तो यही वो कारण है जिनको हमें समझना है। देखें, कोई भी राज्य जो होता है वो उसकी जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि वहाँ के लोगों की जो भाषा है, संस्कृति है, उसको संरक्षित किया जाए। तो शुरू से ही, प्रारंभ से ही, यहाँ हम समझ सकते हैं, प्रारंभ से ही उत्तर प्रदेश जो कि पहले संयुक्त प्रांत कहलाता था, इस संयुक्त प्रांत में जो उत्तराखंड हुआ करता था, प्रारंभ से ही उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों, शेष भागों
की तुलना में उत्तराखंड की अपनी विशेष संस्कृति, भाषा थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संयुक्त प्रांत के ही अंतर्गत जो ये पूरा कुमाऊं और गढ़वाल का हिस्सा हुआ करता था, इसकी बहुत लंबे समय से, बहुत पीछे से इसकी जो संस्कृति रही है, इसकी जो भाषा रही है, चाहे कुमाऊनी गढ़वाली रही हो, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का रहन सहन, यहाँ के भोजन, वो सब संयुक्त प्रांत के दूसरे मैदानी हिस्सों से पूर्णतः अलग रहे हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव रीज़न था कि इसको हटाकर एक अलग राज्य बनाया जाए, ताकि यहाँ के जो संस्कृति है उसको प्रिजर्व किया जा सके। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि इन क्षेत्रों में एक आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक पिछड़ापन देखा जाता था। जो कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्र होते थे, सुदूर जो क्षेत्र हुआ करते थे, चाहे वो उत्तरकाशी और चमोली का रीजन था, वहां पर हमने देखा था कि शुरुआत में आज़ादी के बाद से ही उस तरह का जो विकास था, जैसा कि मैदानी जिलों में देखने को मिलता था, वैसा यहाँ पर नहीं देखने को मिला था। तो उम्मीद ये रखी गई थी कि एक पृथक राज्य होगा तो यहीं के लोग उच्च इस पदों पर जाएंगे और वो फिर यहाँ के विकास को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। तो इसीलिए ये दो बहुत बड़े कारण थे। एक तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा को प्रिजर्व करना, और दूसरा इन क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ापन जो था उसको दूर करना। तो पृथक राज्य आंदोलन, जैसा कि हमने पहले देखा कि ये जो पृथक राज्य आंदोलन था, ये सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं हुआ। इससे पहले हमने महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र क्षेत्र और पंजाब, हरियाणा का जो क्षेत्र था, वहाँ पर भी इस तरह के पृथक राज्य आंदोलन को हम वैसे वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारी समझ के लिए ज़रूरी है इस बात को याद रखना कि ये राज्य भी इसी तरह के आंदोलन से निकलकर सामने आए थे। तो वही हम देखेंगे कि संयुक्त प्रांत जो कि बाद में उत्तर प्रदेश कहलाया, उसके अंतर्गत उत्तराखंड के अलग राज्य निर्माण की जो कहानी है, उसके पीछे के जो कारण हैं, उसमें एक तो उत्तराखंड के क्षेत्र की अपनी जो कुमाऊं और गढ़वाल का जो ये रीजन था, इसकी अपनी संस्कृति, भाषा थी, जिसको प्रिजर्व रखना बेहद ज़रूरी था, और इसीलिए एक अलग राज्य निर्माण की बात की जाने लगी थी, जो शुरू से ही की जा रही थी। तो एक ये हमारे पास एक पोर्शन यहाँ पर समझ में आया। पृथक राज्य आंदोलन के जो मूलभूत कारण थे, उसमें एक पहला ये कारण और दूसरा ये कारण बहुत ज़रूरी हैं समझने के लिए। तीसरी चीज़ ये थी कि एक प्रशासनिक दक्षता के लिए एक अलग राज्य का बनना जरूरी था। क्योंकि अगर हम यहाँ पर हम समझें कि अगर यहाँ हम देखें कि उस समय वो जो उत्तर प्रदेश राज्य हुआ करता था, उसका जो भौगोलिक क्षेत्र था वो इतना बड़ा था, यहाँ से हम समझ सकते हैं ये पूरा हिस्सा हुआ करता था। यहाँ पर ये नेपाल का पोर्शन हो जाएगा, ये हमारा कुमाऊं गढ़वाल का पोर्शन हो जाएगा, और ये पूरा जो रिमेनिंग उत्तर प्रदेश के भाग थे वो थे, और यहाँ पर इनकी प्रशासनिक राजधानी हुआ करती थी। अब यहाँ से सुदूर उत्तरकाशी बहुत बड़ी दूरी होती थी, और इसी तरह से चाहे वो विधायी कार्य हों, प्रशासनिक कार्य हों, न्यायिक कार्य हों,
उनको पूरा कर पाना बड़ा मुश्किल होता था इस तरह से सुदूर स्थानों पर बैठे लोगों के लिए। तो एक ये भी जो कारण है, प्रशासनिक दक्षता को बनाए रखने के लिए अलग राज्य के निर्माण की ज़रूरत यहाँ महसूस हुई थी। तो ये वो कारण थे जिनको हमने देखा। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या जो घटनाक्रम थे वो होते चले गए और एक राज्य के रूप में उत्तराखंड अस्तित्व में आया। तो उसको अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट हमें देखना है कि दरअसल आज़ादी से पहले ही एक पृथक राज्य के निर्माण की कोशिश शुरू हो चुकी थी। कांग्रेस के द्वारा जो विभिन्न तरह के अधिवेशन होते थे उसमें इस तरह की मांग यहाँ के लोगों के द्वारा उस समय हम राष्ट्रीय आंदोलनों में जो प्रमुख नेता हुआ करते थे, उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशनों में इस तरह की मांग को उठाना शुरू किया था। तो यही देखेंगे कि सबसे पहले 6 मई 1938 को जब श्रीनगर में यानी कि जो गढ़वाल में था, श्रीनगर में ये गढ़वाल वाले श्रीनगर की बात हो रही है। गढ़वाल श्रीनगर में जब कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ तो इस अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वो स्वयं जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष रहे थे, जो आए हुए थे, वो जवाहरलाल नेहरू थे और उनके समक्ष एक पृथक राज्य, इस पूरे क्षेत्र को, कुमाऊं और गढ़वाल को मिलाकर एक पृथक क्षेत्र बनाए जाने की एक पहल की गई थी। तो ये 5 और 6 मई 1938 का श्रीनगर में होने वाला जो पृथक एक हम आंदोलन देख रहे हैं, इसमें नेहरू के समक्ष कुमाऊं और गढ़वाल को अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव उनके समक्ष रखा गया और इस मांग को नेहरू के द्वारा स्वीकार भी किया गया था। उन्होंने माना था कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था कि इस क्षेत्र को एक अलग सच में प्रशासनिक भूमिका देना जरूरी है। तो ये कब कहा गया था? ये कहा गया था 5-6 मई 1938 को श्रीनगर के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अंतर्गत। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि उस समय जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और इनके द्वारा कांग्रेस के विशेष अधिवेशन जो श्रीनगर में हुआ उसमें इस राज्य को, इस क्षेत्र को एक अलग प्रशासनिक रूप देने की मांग को स्वीकार भी किया गया था। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि यही जो दशक था 1930 का और ये सन 1938 का, इस समय कुछ कोशिशें यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा भी की गई अलग राज्य बनाने के लिए, जिसमें दूसरा पॉइंट के तौर पर हम देख सकते हैं कि एक नाम श्रीदेव सुमन का भी आएगा। श्रीदेव सुमन के द्वारा 1938 में दिल्ली में गणदेश सेवा संघ
की स्थापना की गई थी। तो श्रीदेव सुमन के द्वारा 1938 में दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की गई थी, जो कि बाद में इसी का नाम बदलकर हिमालय सेवा संघ कर दिया गया था। तो श्रीदेव सुमन के द्वारा, इस दूसरे पॉइंट को हम समझ लेते हैं कि श्रीदेव सुमन के द्वारा जब 1938 के अंतर्गत दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना करी गई, तो उसका भी उद्देश्य जो था वो कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्र को एक विशेष दर्जा, एक विशेष भूमिका के रूप में स्थापित करने के लिए तमाम प्रयास इसी संगठन के द्वारा शुरू किए गए थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1938 किसके द्वारा, श्रीदेव सुमन, इसी को हम हिमालय सेवा संघ के रूप में भी जानते हैं। तो ये 2 पॉइंट हमने इसमें देखे। अब हम इससे आगे की कुछ चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर हम वो क्रोनोलॉजी देख रहे हैं, यहाँ हम एक तरीके से पृथक राज्य आंदोलन की जो क्रोनोलॉजी है वो देख रहे हैं। कहाँ से, 1938 से लेकर सन 2000 तक की। तो इसमें हमने 1938 के अंतर्गत ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु जो देखने को मिल रहे हैं उसको समझा है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि आज़ादी के बाद किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी और वहाँ पर हमें क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट देखने को मिले। तो यहाँ हम समझेंगे कि जैसे ही जो 1946 के आसपास की स्थिति थी, अभी जो है एकदम देश आज़ाद होने वाला है और सबको पता है कि अब एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव रिसफल होगा, ख़ास तौर से इकाइयाँ बढ़ेंगी, छोटी होंगी। तो उसी समय अपने इस 1946 में एक घटनाक्रम होता है। 1946 में हल्द्वानी के क्षेत्र में 1946 में बद्री दत्त पांडे के द्वारा इस कुमाऊं और जो गढ़वाल का पोर्शन है इसको विशेष दर्जा देने की मांग की गई कि 1946 में जो हल्द्वानी में एक सभा हुई थी, तो उसी में बद्री दत्त पांडे के द्वारा इस क्षेत्र को एक विशेष दर्जा देने की बात कही गई। बाद में इसी सम्मेलन में जो एक अन्य महापुरुष आए थे गढ़वाल से, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो ये अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जो थे, इन्होंने इस कुमाऊं और गढ़वाल के रीजन को मिलाकर एक प्रशासनिक क्षेत्र बनाए जाने की मांग उस सम्मेलन में करी थी। किस सम्मेलन में? हल्द्वानी के 1946 के सम्मेलन में। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर हमारे लिए जरूरी हैं याद करने। तो इसको हमने उसी क्रोनोलॉजी के क्रम में देखा है। इसके बाद यहाँ पर हमें ये समझना है कि ये जो प्रस्ताव उस समय दिए गए थे, तो उस समय क्योंकि ये संयुक्त प्रांत हुआ करता था, संयुक्त प्रांत के जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने यानी कि गोविंद वल्लभ पंत हुआ करते थे, उन्होंने इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था। तो शुरू से ही हम देख रहे हैं कि इस क्षेत्र के जो स्थानीय प्रमुख नेता रहे हैं वो अलग राज्य के महत्व को समझते हुए तमाम तरह के अधिवेशनों में अपनी बात कहते हैं। लेकिन उस समय जो एक आर्थिक तौर पर जो कमी थी, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र को एक अलग भूमिका देना ये एक खर्चीला भी हो सकता था, तो उस दृष्टिकोण से जो यहाँ के लोग थे, यहाँ के जो नेता थे, उन्होंने
खास तौर से गोविंद वल्लभ पंत जैसे जो लोग थे उन्होंने इसको स्वीकृति नहीं दी थी उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए। तो ये यहाँ पर हमें देखना होगा। इसके अलावा अब ये सारी चीज़ें तो राज्य निर्माण से पहले की थी। इसके बाद ये भारत के आज़ाद होने से पहले की थी। 1950 में 1950 में कांगड़ा घाटी से लेकर कत्यूर घाटी तक, कांगड़ा घाटी से लेकर कत्यूर घाटी तक एक प्रशासनिक इकाई बनाने के लिए कब 1950 में एक संगठन निर्माण किया गया जिसका नाम था पर्वतीय जन विकास संगठन। तो पर्वतीय जन विकास संगठन की स्थापना की गई। इसका काम था हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर एक प्रशासनिक इकाई बनाना। तो ये जो पर्वतीय जन विकास संगठन था, इसका जो मुख्य काम था वो हम यहाँ देख रहे हैं कि कांगड़ा वैली से लेकर कत्यूर घाटी तक का जो पूरा पोर्शन था वो पूरा पोर्शन किस में आ जाए, वो एक प्रशासनिक इकाई में आ जाए, ऐसा 1950 में किया गया था। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 1950 तक का जो भी एक अलग राज्य के निर्माण के लिए जो कोशिशें की गई थी उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। और इसमें हमने देखा है कि 1946 में क्या हुआ, 1950 में क्या हुआ। 1950 के अंतर्गत 1950 के अंतर्गत ये जो संगठन बना पर्वतीय जन विकास समिति या पर्वतीय जन विकास समिति, इस समिति ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी से लेकर उत्तराखंड के अल्मोड़ा के जो कत्यूर घाटी है वहाँ तक के पूरे क्षेत्र को मिलाकर एक प्रशासनिक इकाई बनाए जाने की घोषणा की थी, एक मांग रखी थी। अब इससे आगे हम देखते हैं, अब भारत आज़ाद हो गया है, अब क्या पूरी तरह से एक संविधान का निर्माण हो चुका है और अब किस तरह से गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो अब इसके आगे की अगर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो अब 1950 का जो दशक होता है वो 1950 के दशक को हम राज्य पुनर्गठन के दृष्टिकोण से अगर देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक दशक माना जाएगा, क्योंकि इसमें जो मैंने पहले बताया कि दक्षिण भारत का जो आंध्रा क्षेत्र था उसमें पोट्टी रामालू एक व्यक्ति थे जिन्होंने आमरण अनशन किया कि आंध्र क्षेत्र को अलग एक राज्य का दर्जा दिया जाए। वो जब तक रहे वो राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सका। जब उनकी मृत्यु हो गई तो जो उपद्रव हुआ उसकी वजह से फिर केंद्र सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा कि आंध्र क्षेत्र एक अलग राज्य के रूप में होगा और फिर एक फजल अली आयोग का भी गठन किया गया। तो उसके द्वारा जो था प्रशासनिक सुधार आयोग भी आगे बनते हैं, लेकिन ये जो फजल अली आयोग था यहाँ पर हमें समझना होगा कि फजल अली आयोग ने उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन की मांग स्वीकार की थी। तो फजल अली आयोग ने क्या किया था कि उत्तर प्रदेश को एक प्रशासनिक तौर पर पुनर्गठित करने का एक प्रस्ताव दिया था, जिसमें कि जो कुमाऊं और गढ़वाल का रीजन था इसके अंतर्गत, जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कुमाऊं और गढ़वाल का जो हिस्सा हुआ करता था इसको एक अलग
राज्य के रूप में घोषित करने की मांग कही गई थी, लेकिन ये मांग नहीं मानी गई। तो एक बार फिर से जब रीशफल हो रहा था, सारे पुनर्गठन हो रहे थे, तो उस समय भी लगा कि ये राज्य एक अलग राज्य के रूप में उभरेगा, लेकिन वहाँ पर भी वो मांग नहीं स्वीकार की गई। बाद में जब हम देखेंगे कि 1957 में 1957 में जो टिहरी राजा हुआ करते थे, क्या नाम था उनका? मानवेंद्र सिंह, मानवेंद्र शाह जो थे, इनके द्वारा भी अलग राज्य निर्माण की एक मुहिम इस समय से चलाई जाने लगी। ये एक जो थे वो पहुंच चुके थे संसद तक, सांसद हो चुके थे, तो अब इन्होंने अपने स्तर से एक पृथक राज्य की मांग को आगे बढ़ाना शुरू किया। इसी क्रम में जो एक 60 का दशक आएगा, वहाँ पर फिर कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी और उसको हमें देखना होगा। 1960 में यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण एक संगठन निर्मित होता है, जिसने राज्य आंदोलनों को एक नई दिशा प्रदान की थी, तो उसको अगर हम देखें तो उसमें हमें मुख्य रूप से 1967 में जो एक संगठन दिखता है, तो ये है रामनगर के अंतर्गत जो नैनीताल का के पोर्शन में आता है। इस में 24-25 जून 1967, 24-25 जून 1967 में एक संगठन है पर्वतीय राज्य परिषद का एक गठन किया गया। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। तो ये पर्वतीय राज्य परिषद, इसका गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया 1967 को 24 से 25 जून के बीच में। तो 24 से 25 जून 1967 को पर्वतीय राज्य परिषद का गठन होता है रामनगर में, और इसके गठन में जो भूमिका, इसके जो अध्यक्ष रहते हैं वो दया कृष्ण पांडे। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो दया कृष्ण पांडे बनाए जाते हैं, और इसके उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा। इसके उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा होते हैं। तो अध्यक्ष कौन हुआ? दया कृष्ण पांडे। संस्था क्या हुई? पर्वतीय राज्य परिषद। तो पर्वतीय राज्य परिषद जिसका गठन 1967 को हुआ था, और 24-25 जून 1967 की बात है, पर्वतीय राज्य परिषद है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो दया कृष्ण पांडे होते हैं, और उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा होते हैं। तो यहाँ तक की 1967 तक की कहानी हमने देखी। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि अब उत्तराखंड राज्य निर्माण की जो आंदोलन की दिशा है वो किस तरफ बढ़ती है। ये सारे पॉइंट जरूरी हैं। कुछ भी संगठन का नाम, उसमें कब उसकी निर्माण किया गया, ये सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं और बहुत सिस्टमैटिक मैनर में ये बताए जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो उत्तराखंड में जो ये पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना हुई थी, इसी से प्रेरित होकर, क्योंकि ये जो इलाका था वो उस समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, उसमें हम देखेंगे कि पर्वतीय राज्य परिषद, अब
प्रशासनिक दूरी तो थी, वो तो हम समझ ही रहे हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था वहाँ की राजधानी लखनऊ हुआ करती थी। तो कहाँ लखनऊ और कहाँ उत्तरकाशी, तो प्रशासनिक दूरी भी बहुत अधिक थी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सरकार के अंतर्गत एक अलग विभाग की स्थापना करी ताकि इस पर्वतीय क्षेत्र के जो विकास कार्यों को एक गति दी जा सके, लेकिन वो भी सफल नहीं रही। वैसे इसकी स्थापना जो हुई 1969 में उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत पर्वतीय राज्य विकास परिषद, ये पर्वतीय राज्य जो पर्वतीय राज्य यानी कि या तो ये पर्वतीय हिस्सा था, तो पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना यहाँ पर की गई, किसमें उत्तर प्रदेश सरकार के ही अंतर्गत ये अलग विभाग बना दिया गया, ये परिषद काउंसिल बना दी गई, जो कि यही कुमाऊं और गढ़वाल के जो विकासात्मक गतिविधियाँ थीं उन पर एक तरीके से नज़र रखती थी। ये एक अच्छा इसका स्ट्रक्चर किया गया था। लेकिन इसी क्रम में 1970 में क्या हुआ, क्योंकि ये जो दशक था यहाँ तक जो मार्क्सवादी आंदोलन थे वो भी यहाँ पर आके अपने पैर पसारने लगे थे। और उसी क्रम में हम देखेंगे कि 1970 में एक संगठन बनता है, एक जिसने राज्य आंदोलन को दिशा दी थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो महासचिव थे पीसी जोशी ने, उन्होंने 3 अक्टूबर 1970 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो सचिव हुआ करते थे, महासचिव हुआ करते थे पीसी जोशी, उस समय जो महासचिव हुआ करते थे पीसी जोशी, इनके द्वारा क्या किया गया था, इनके द्वारा कुमाऊं मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था। तो अक्टूबर 1970 को कुमाऊं मुक्ति मोर्चा का गठन किसने किया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल पीसी जोशी के द्वारा ये किया गया था। तो 1970 तक की ये स्थिति हमने देखी है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि सीधे अगर हम बात करें तो 1979 का जो समय था, वैसे तो 1970 के दशक में पूरे ही 10 वर्षों के दौरान हमें कई तरह के संसदीय घेराव के भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। तमाम तरह के जो रैलियां थीं, एक सभाएं थीं, वो भी आयोजित हो रही थीं अलग राज्य निर्माण के लिए। तो हम देख रहे हैं कि आज़ादी से पहले से ही वो जो एक क्रम शुरू हुआ, वो पूरे के पूरे जो ये हम देखेंगे 47 से लेकर 2000 तक की जो समय था, उस बीच में भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस अलग राज्य निर्माण की बात की जाती थी। लेकिन एक वर्ष जो आता है 1979 का, जो समझने वाला है कि इसी समय एक नाम आएगा त्रिपन सिंह नेगी का, जिनके द्वारा उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की जाती है। और एक 1979 में त्रिपेन सिंह नेगी के द्वारा उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की जाती है। देखें, सारे नाम एक ही जैसे हैं, लेकिन इसको हमें अलग अलग अपने हिसाब से करके याद करना है। उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की जाती है 1979 में त्रिपेन सिंह नेगी के द्वारा। और ये जो संस्था होती है, ये वोट क्लब, दिल्ली का जो वोट क्लब था, वहां तक
एक रैली निकालती है ये संस्था, और उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मोरार जी देसाई, इनको एक अलग राज्य का ज्ञापन सौंपा जाता है, मांग की जाती है। तो मोरारजी देसाई के समक्ष एक रैली लेकर वहाँ किसी तरह से वहाँ ये त्रिपेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में लोग अपना ज्ञापन उनकी तक पहुँचाते हैं कि अलग राज्य का निर्माण किया जाए। ये 1979 की बात है। तो यहाँ तक जुलाई तक जो स्थिति थी वो हमने देखी थी। अब इसी 1979 में एक और बढ़िया सा एक हमारे पास संगठन आता है जिसने उत्तराखंड राज्य निर्माण की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाई है। भले आज वो संगठन अब कहीं खो सा गया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ देखेंगे कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के दृष्टिकोण से जो 1979 का जो वर्ष रहा है वो इस मायने में महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि इसी समय उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया था। इसको UKD कहते हैं। तो उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन है वो 1979 में, यहां हम समझेंगे 24-25 जुलाई को पर्वतीय जन विकास सम्मेलन हो रहा था। 24-25 जुलाई 1979 को पर्वतीय जन विकास सम्मेलन हो रहा था। इस पर्वतीय जन विकास सम्मेलन के अवसर पर 24-25 जून 1979 को मसूरी में UKD उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया। इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए तत्कालीन जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी थी, इस कुमाऊं यूनिवर्सिटी के जो कुलपति थे DD पंत। तो उस समय देवीदत्त पंत जो थे वो UKD के पहले अध्यक्ष बनाए गए और इसका एक ही लक्ष्य था। इस संगठन का जो लक्ष्य था वो 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाया जाए। तो 1979 में एक तो हमने उत्तरांचल राज्य परिषद की भूमिका देखी त्रिपेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में, जिन्होंने ज्ञापन सौंपा मोरारजी देसाई जो कि उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे। इसके अलावा जो दूसरी चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं वो है उत्तराखंड क्रांति दल का। उत्तराखंड क्रांति दल की जो गठन है वो पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में मसूरी में जो सम्मेलन हो रहा था 24-25 जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया जाता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो देवीदत्त पंत DD पंत बनाए जाते हैं और इस संगठन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो एक अलग 8 जिलों को मिलाकर पर्वतीय राज्य बनाए जाने का एक इनका लक्ष्य होता है। तो ये 1979 तक की स्थिति को हमने देखा। इसके बाद यहाँ से हम आगे देखेंगे कि 1987 आते आते, जब 1987 का जो टाइम था इसी में हम समझ लें कि 1987 में जो था उत्तराखंड क्रांति दल का 2 भाग हो जाता है, बढ़ जाता है और जो इसका नेतृत्व है वो किसके हाथ में आता है? काशी सिंह एरी के हाथ में नेतृत्व चला जाता है और इनकी जो मांग होती है वो एक तो अलग राज्य की थी ही, हरिद्वार को सहारनपुर से हटाकर उत्तराखंड में शामिल करने के लिए
पर्वतीय हिस्सों में शामिल करने की कोशिश शुरू होती है और इसी का फल होता है कि 1988 में हरिद्वार एक अलग जिला बना दिया जाता है। तो यूकेडी का जो नेतृत्व है वो 1987 में काशी सिंह एरी के पास चला जाता है और इन्हीं के नेतृत्व में एक पौड़ी में एक बहुत बड़ी रैली आयोजित होती है, बहुत से लोग इसमें शामिल होते हैं और ये जो काशी सिंह एरी के नेतृत्व में भी एक रैली निकाली जाती है, बहुत लोग उसमें रहते हैं और दिल्ली के वोट क्लब तक वो रैली जाती है। तो ये थोड़ा सा हम समझ सकते हैं कि 1987 तक आते आते जो राज्य आंदोलन था वो इतना व्यापक हो चुका था कि अब उसको अपनी एक जो मंजिल थी वहाँ तक पहुँचना उसका बिल्कुल संभव था। तो यहाँ तक की चीज़ों को हमने देखा। अब हम थोड़ा संसदीय घटनाक्रमों को देखेंगे कि अब किस तरीके से प्रस्ताव, ब्लूप्रिंट बनना, समिति गठित होना, राज्य आंदोलन का फिर एक संस्थागत स्वरूप जो था वो पूरे 90 के दशक में हमें देखने को मिलेगा। तो अब हम चलते हैं 90s में, देखते हैं कि पर्वतीय विकास आंदोलन किस तरीके से एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में उभरता नजर आता है। तो 1987 तक की स्थिति को हमने देखा। अब हम देखेंगे 1988 में एक संगठन बनता है शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में। उन्नीस सौ 88 में शोभन सिंह जीना के नेतृत्व में एक संगठन का निर्माण होता है जिसको कहते हैं उत्तराखंड उत्थान परिषद। तो ये भी क्या संगठन था? ये भी संगठन एक तरह से उत्तराखंड राज्य निर्माण की एक दिशा को निर्धारित करता है। इसके आगे अगर हम देखें 1988 के बाद जो दौर शुरू हुआ वो कुछ ऐसा था कि अब संसदीय घटनाक्रम को हम देखेंगे राज्य निर्माण के लिए। 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक, उस समय उत्तर प्रदेश हुआ करता था, तो उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा जो असेंबली थी में एक प्रस्ताव सबसे पहली बार रखा गया। कब? 1990 में। तो 1990 में जसवंत सिंह बिष्ट के द्वारा एक अलग से एक प्रस्ताव रखा गया उत्तर प्रदेश की असेंबली में, और ये जो प्रस्ताव था इस प्रस्ताव में अलग राज्य का मांग रखी गई थी और ये प्रस्ताव 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के जो विधायक थे जसवंत सिंह बिष्ट उनके द्वारा रखा गया था। अब 1990 तक की स्थिति को जो हमने देखा, इसी को हम आगे देखते हैं तो हम ये समझेंगे कि जुलाई 1992 को अगर हम देखें जो ब्लूप्रिंट रखा गया था उसमें हम ये देखेंगे कि 1992 का ये जो समय था, इसमें जुलाई 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा
उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सामने लाया गया और इसमें यह कहा गया कि गैरसैंण को एक इस उत्तराखंड राज्य की राजधानी के रूप में घोषित किया गया। उत्तराखंड राज्य की राजधानी के रूप में इसी दस्तावेज में उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा इसे घोषित किया गया था। और इसमें ये जो 1992 का ये दस्तावेज था, ये राज्य निर्माण का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसको ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। और इसमें जो गैरसैंण था, इसका नाम जो था वो चंद्रनगर रखा गया। तो इस तरीके से हमने 1992 तक की स्थिति को देखा है कि अलग राज्य के लिए किस तरीके से अलग अलग संगठन बन रहे हैं। जनता को उन संगठनों से जोड़कर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में आंदोलन एक अपने चरम बिंदु तक पहुंच चुका है और इसी का ये फल होता है कि 1992 के पश्चात जो 1993 का दौर होता है, उसमें हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिखाई देते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ ये देखते हैं कि जनवरी 1993 को आंदोलन के प्रभाव की वजह से जो राज्य सरकार थी, उस समय चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, उनके द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि अलग राज्य के मुद्दे पर विचार करने के लिए अलग राज्य निर्माण पर सिफारिश देने के लिए एक रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में क्या होता है, रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में कौशिक समिति का गठन किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण हमारे पास एक पॉइंट है कि जनवरी 1993 में अलग राज्य निर्माण पर सिफारिश देने के लिए रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में कौशिक समिति का गठन किया जाता है। और ये कौशिक समिति जो थी अगले वर्ष 1 साल का टाइम लेती है और मई 1994 में इस समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। और रिपोर्ट में कहा जाता है कि 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर क्या किया जाए, एक अलग राज्य का निर्माण किया जाए जिसकी राजधानी गैरसैंण को बनाया जाए। तो इसकी राजधानी की सिफारिश रमाशंकर कौशिक ने भी देहरादून नहीं दिया था, गैरसैंण को ही दिया था। तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि रमाशंकर कौशिक की कमेटी ने
किसको राजधानी बनाए जाने का उल्लेख किया है, तो वो उल्लेख जो था वो गैरसैंण के पक्ष में दिया गया था। अब इस रिपोर्ट के आधार पर अब जो प्रस्ताव है वो उस समय उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार थी उसने ये प्रस्ताव जो था वो स्वीकार कर लिया और इस प्रस्ताव को पास कराया गया। तो यहां पर इस प्रस्ताव को पास कर राज्य सरकार ने फिर जून 1994 को केंद्र के पास भेज दिया। अब खैर ये प्रस्ताव वहाँ पर रहा, सरकारें जो केंद्र की थीं वो परिवर्तित हो गई, लेकिन यहाँ पर ये समझना है कि ये जो प्रक्रिया है अलग राज्य बनने की, जो संसदीय प्रक्रिया है आर्टिकल 3 के अंतर्गत, उसको हम जब भारत का संविधान पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जानने के लिए बस हमें इतना समझ लेना है कि राज्य सरकार के द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर केंद्र के पास भेजा गया। और दूसरी चीज हमें ये भी देखनी है कि ये 1994-95 का जो हम ये टाइम देख रहे हैं, इसको हमें यहाँ पर ये देखना है कि 1996 15 अगस्त 1996 को थोड़ा हम यहाँ देख लें कि 15 अगस्त 1996, ये थोड़ा जंप करके मैं बता रहा हूँ, 15 अगस्त 1996 को लाल किले से अलग उत्तराखंड का प्रस्ताव या अलग उत्तराखंड के निर्माण की बात कहने वाले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो HD देव गौड़ा थे। तो ये कब था? 15 अगस्त। कुछ लोग इसको 95, 96, 97 करके ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पर हमें 15 अगस्त 1996 पर टिक करना है। तो 15 अगस्त 1996 को SD देव गौड़ा ने अलग राज्य निर्माण की भी बात कही थी। तो वो यहाँ तक की स्थिति को जब हमने समझा, अब दो चीज़ें हमें देखनी है। 1994 का वर्ष था, उससे संबंधित थोड़ी बातें हमें यहां देखनी होंगी। तो जो सन थे 1994 के, इसमें हमें दो महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं देखने को मिलती हैं जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन को उन्होंने एक अलग ही मुकाम तक पहुंचा दिया। वो दो घटनाएं इतनी क्रूर घटनाएं रही हैं जो शायद ही आज़ाद भारत के इतिहास में कभी किसी व्यवस्था ने जो आम लोगों के ऊपर उतना कहर बरसाया हो, वो भी केवल एक अलग राज्य के मांग को लेकर, जो कि एक जायज़ भी थी। तो इसको हम समझते हैं कि वर्ष ये था 1994 का, और यहाँ पर देखेंगे सितंबर 1 सितंबर 1994, इसको कहा जाता है खटीमा कांड। इसमें क्या हुआ था कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक खटीमा में कुछ स्थानीय रिटायर्ड आर्मी के जो लोग थे और कुछ स्थानीय आम जनता भी थी, उनका एक सभा हो रही थी, एक रैली निकाली जा रही थी। उस पर उस समय की उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा बर्बरता की जाती है और उस पर गोलियां चलाई जाती हैं, जिसमें कि जो बेकसूर लोग थे वो मारे गए। और इसमें शहीद होने वाले जो लोग थे वो उसमें धर्मानंद भट्ट, उसमें जो नाम आते हैं वो आते हैं धर्मानंद भट्ट के। यहाँ हम समझेंगे, यहाँ जो लोग शहीद हुए उसमें धर्मानंद भट्ट का नाम आता है। इसके अलावा इसमें जो शहीद होते हैं उसमें गोपीचंद रामपाल, गोपी चंद्र रामपाल, प्रताप सिंह
इस तरह के जो नाम हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये 1 सितंबर 1994 की घटना है, खटीमा कांड के रूप में इसको जाना जाता है। और अगले ही दिन क्या होता है, जब ये घटना हो जाती है, इसके विरोध में पूरे उत्तराखंड में एक मुहिम छिड़ जाती है। और जो अगले दिन 2 सितंबर को क्या होता है कि 2 सितंबर 1994, तो 2 सितंबर 1994 को क्या होता है कि मसूरी में इस घटना के विरोध में लोग इकट्ठे होते हैं और भीड़ इतनी उग्र हो जाती है कि उस समय के जो डीएसपी होते हैं उमाकांत, इनको भी चोट लगती है और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उस समय के ये घटनाक्रम है, ये एग्जाम में उतने महत्वपूर्ण नहीं है, पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन बस इस तरह की बातें होती हैं। और गोली चलने से यहाँ पर 7 लोग मारे जाते हैं, 7 लोग, जिसमें हंसा, इसमें जो नाम है वो है हंसा धनाई और बेलमती चौहान नाम की 2 महिलाएं, 2 बहनें थीं, हंसा धनाई और बेलमती चौहान। हंसा धनाई, बेलमती चौहान, ये 2 महिलाएं थीं जिनकी मृत्यु होती है इस समय के गोलीकांड की वजह से। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के अंतर्गत खटीमा का कांड ये बहुत अच्छे तरीके से हमें महसूस होना चाहिए, याद होना चाहिए। और इसमें जो लोग मारे गए हैं, चाहे वो खटीमा कांड की बात हो या अगले दिन जो मसूरी में घटना होती है उससे जुड़ी हुई, वो हमें पता होनी चाहिए। अब हम सीधे 1994 का ही जो ये वर्ष था उसमें हम देखेंगे कि एक संगठन था, इसको मैं आगे बता दूं और फिर हम बस इस टॉपिक को कंक्लूड करने के पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। हमें बस ये समझना है कि 2 अक्टूबर 1994, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, उस सुबह पूरे के पूरे भारत में एक न्यूज प्रसारित होती है कि 1 और 2 अक्टूबर की रात को जो पुलिस बर्बरता लोगों पर देखी गई थी, वो लोग जो कि उत्तराखंड से मुजफ्फरपुर होते हुए दिल्ली जा रहे थे रैली को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उन पर हुई थी। और ये अलग राज्य के निर्माण के लिए रैली निकाली गई थी। दरअसल 18 सितंबर को, दरअसल इससे पहले अगर इस घटना को देखें हम, इसको कहते हैं रामपुर तिराहा कांड कहा जाता है। अब इसका मतलब ये था कि 18 सितंबर 1994 को रामनगर में क्या होता है कि एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और इसमें उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति, उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन होता है। और इसी गठन के तहत ये लोग कहते हैं कि 1-2 अक्टूबर को एक रैली लेकर हम दिल्ली जाएंगे। और इसी के उपलक्ष्य में 1 और 2 तारीख की रात को एक बस में लोग सवार होकर देहरादून मुजफ्फरनगर होते हुए दिल्ली जा रहे थे। और मुजफ्फरनगर में, यहाँ हम समझेंगे कि मुजफ्फरनगर में जो रामपुर तिराहा पड़ता है, वहाँ बस और लोगों को रोका जाता है और वहीं पर बर्बरता दिखाई जाती है। तो ये डेट 2 अक्टूबर 1994 हमें याद रहनी चाहिए। तो ये भी प्रश्न के रूप में
पूछी जा सकती है। और ये जो बर्बरता हुई इसके लिए एक टाइटल दिया जाता है। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उस समय किसके आदेश से ये सब किया गया होगा, आप गूगल करके देख सकते हैं कि उस समय के चीफ मिनिस्टर कौन रहे होंगे। तो ये जो बर्बरता हुई थी इसमें हम देखेंगे कि ये जो इसके लिए टाइटल कहते हैं वो कहते हैं क्रूर शासक द्वारा की गई एक क्रूर घटना हुई थी ये। तो इस तरीके से हमने 2 अक्टूबर 1994 तक की स्थिति को समझा, जिसमें 2 या 3 घटनाएं, एक खटीमा का कांड, अगले दिन मसूरी का जो घटनाक्रम हुआ वो, और फिर 2 अक्टूबर 1994 को जो मुजफ्फरपुर में रामपुर तिराहा कांड के रूप में जाना जाता है, उसको हमने यहाँ पर देखा। ये सारे डेट हमें याद होनी चाहिए, पूछी जाएंगी। इसके अलावा अब हम ये देखेंगे कि इन सब घटनाओं की वजह से हमें अंत में एक अलग अपना राज्य, उत्तराखंड राज्य मिला। और उसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ हम समझ जाएंगे कि उत्तराखंड के रूप में जो अलग राज्य हमारे पास आया, ये अगर हम संसदीय प्रक्रियाओं में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन जो विधेयक था, वो विधेयक सन 2000 इसको लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को संस्तुति दी गई, राज्यसभा में 10 अगस्त सन 2000 को संस्तुति मिली, और फिर राष्ट्रपति के जो इस पर हस्ताक्षर हुए वो 28 अगस्त 2000 को हुए। तो इसी तरह से कोई विधेयक जो है वो कानून बनता है, पहले लोकसभा, राज्यसभा या कोई इन दोनों में से किसी में भी पहले चला जाए, और फिर अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, तब जाकर उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक कानून बना। और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड अस्तित्व में आया। तो यहाँ तक कि हमने स्थिति को देखा है। ये जो 9 नवंबर यहाँ हम देखें कि 9 नवंबर 2000 से लेकर 31 दिसंबर 2006 तक इसका नाम जो होता है वो उत्तरांचल के रूप में होता है। और फिर 31 दिसंबर 2006 के बाद हमें इसका नाम उत्तराखंड देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि 1938 में जो श्रीनगर में विशेष गढ़वाल सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, वहाँ से लेकर तमाम तरह के हमने, चाहे वो 1 सितंबर 1994 की घटना हो या 2 अक्टूबर 1994 की घटना हो, उसको समझते हुए जो अलग अलग क्रोनोलॉजी थी वो पूरी हमने समझी है। और तब जाकर हमें पता चला कि ये हमारा एक अलग राज्य 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल, या जो बाद में उत्तराखंड के नाम से जाना गया, के रूप में सामने आता है। तो ये इतिहास था पृथक राज्य आंदोलन का। यहाँ से वही रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, कुछ संगठनों के नाम, उनके निर्माणकर्ता का नाम, वो किस सन में बने थे, वो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। कब लोकसभा में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ, कब राज्यसभा में, और राष्ट्रपति ने कब उस पर सिग्नेचर किए, ये भी प्रश्न बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए और इनको याद करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।